एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन। मैं हूं वेद सर और हम लोग UP-SSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन में क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग का टॉपिक अभी जो चल रहा है वो है कोरेसिव पॉइजन। और कोरेसिव पॉइजन में हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग को पढ़ लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम लोग नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग स्टार्ट करते हैं। नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग क्या है, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि नाइट्रिक एसिड क्या है। नाइट्रिक एसिड जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है, जिसे कि हम लोग किस नाम से जानते हैं। नाइट्रिक एसिड को हम लोग एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जानते हैं। एक्वा फोर्टिस, एक्वा मतलब पानी, फोर्टिस का मतलब होता है पावर, तो पावरफुल पानी, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, मतलब नाइट्रिक एसिड को हम लोग एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जानते हैं। एक्वा फोर्टिस यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है HNO3। इसका फार्मूला क्या होता है, HNO3। तो नाइट्रिक एसिड या फिर एक्वा फोर्टिस, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखते हैं कि व्हेन प्योर, जब ये प्योर होता है तो कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। बट ये फ्यूमिंग लिक्विड बन जाता है कुछ टाइम के बाद, जब इसमें इम्प्योरिटी आ जाती है। और वो फ्यूमिंग लिक्विड क्यों है, क्योंकि इसमें से फ्यूम्स जो निकलते हैं, वो फ्यूम्स जो होते हैं वो NO2 और NO गैसेस बनती हैं। ये जो गैसेस होती हैं ये ब्राउन कलर की होती हैं। कौन से कलर की होती हैं, ब्राउन कलर की गैसेस होती हैं। तो उनकी फ्यूम्स बनती है और उनकी फ्यूम्स की वजह से ही ये फ्यूमिंग लिक्विड होता है। लेकिन जब ये प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है, तब इसकी स्मेल बड़ी पंजेंट होती है। ये सारी जो गैसें हैं NO2 और NO, इनकी जो स्मेल है बहुत ही पंजेंट है, बहुत ही तीखी स्मेल है। पेनफुल बर्निंग टेस्ट, और अगर बहुत डाइल्यूट फॉर्म में इनको टेस्ट किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होंगे, और बर्निंग मतलब जलाने वाला इनका टेस्ट होगा। विथ ऑर्गेनिक मैटर प्रोटीन इट प्रोड्यूसेस पिक्रिक एसिड देयर बाय स्टेनिंग द टिश्यू येलो। ये क्या करता है कि जो हम ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि जैसे कि कोई प्लांट बॉडी है या कोई एनिमल बॉडी है, स्पेशली एनिमल बॉडी की बात करते हैं, तो हम लोगों के शरीर में जो प्रोटीन होती है, ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बन का कंपाउंड है। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन, उसमें एक एमिनो एसिड मिलता है टायरोसिन। एक एमिनो एसिड है टायरोसिन, और ये जो टायरोसिन है ये कैसा होता है, ये एक फिनॉलिक, टायरोसिन कैसा है, तो ये एक फिनॉलिक एमिनो एसिड है। क्या है, फिनॉलिक एमिनो एसिड है। इसमें फिनॉल रिंग मिलती है, फेनिल ग्रुप मिलता है, तो ये फिनॉलिक जो है एमिनो एसिड है। और फिनॉल के साथ जब भी HNO3 रिएक्ट करता है तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कंसनट्रेट HNO3 इसको जो है पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो पिक्रिक एसिड होता है, इसी के वजह से क्या होती हैं, जो टिश्यूज़ होती हैं, जो टिश्यूज़ होती हैं वो कौन से कलर की हो जाती हैं, तो ये जो टिश्यूज़ होती हैं वो येलो कलर की हो जाती है। वहाँ के ऊतक जो होते हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन में एमिनो एसिड टायरोसिन है, जो कि फिनॉल का कंपाउंड है। फिनॉल जब भी नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो पिक्रिक एसिड बनता है, और ये जो पिक्रिक एसिड होता है ये क्या कर देता है, ऊतकों को पीला रंग में स्टेन कर देता है, उन पे पीला रंग चढ़ा देता है। तो जहाँ भी अगर स्किन वगैरह पे नाइट्रिक एसिड पड़ा तो वहाँ की स्किन कुछ पहले तो सफ़ेद रहेगी, बट कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, कुछ देर के बाद वो पीली हो जाती है। अगर कपड़े पे पड़ेगा तो पहले कुछ टाइम के लिए सफ़ेद होगा, और उसके कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ज़ेंथोप्रोटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ज़ेंथोप्रोटिक रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है, ज़ेंथोप्रोटिक रिएक्शन। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ज़ेंथोप्रोटिक रिएक्शन कौन दिखाता है, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ज़ेंथोप्रोटिक रिएक्शन जो है वो दिखाता है कंसनट्रेट HNO3। क्यों दिखाता है, क्योंकि ये आसपास के जहाँ भी जिस भी टिश्यूज़ पर ये लगेगा तो उनको क्या कर देगा, येलो कलर में कन्वर्ट कर देता है, येलो कलर में स्टेन कर देता है। इसके सोर्सेज क्या हैं,
इसके जो सोर्सेज हैं वो इंडस्ट्री में यूज होता है, कॉमर्शियल जगहों पे यूज होता है, और केमिकल लेबोरेटरी, जो स्कूल की केमिकल लेबोरेटरीज़ हैं या अदर कोई केमिकल लेबोरेटरीज जहाँ पे कोई टेस्टिंग वगैरह होती है, वहाँ पर नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। अब नाइट्रिक एसिड के हम लोग टॉक्सिकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं कि किस तरह से ये जो है टॉक्सिक है, इरिटेंट पॉइजन है। ये इरिटेंट पॉइजन क्या होते हैं? इरिटेंट पॉइजन वो होते हैं जो जिनका एक्शन जो होता है वो एक्सक्लूसिवली क्या होता है? लोकल होता है। लोकल का मतलब जहाँ पे वो गिरेंगे वहीं पर ही वो अपना प्रभाव डालेंगे। तो इसका एक्शन कैसा है? ये लोकली कोरेसिव है। कोरेजन का मतलब होता है संक्षारण। जैसे कि लोहे में जंग लग जाता है और लोहा धीरे धीरे करके जंग की वजह से ख़राब हो जाता है, वो परत दर परत करके वो जंग की वजह से उखड़ता रहता है। वैसे ही इसका भी एक्शन लोकली कैसा होता है? कोरेसिव होता है। वहाँ की स्किन को डैमेज करके क्या कर देगा? निकालना शुरू कर देगा। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, और दूसरा क्या है? रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। अगर कोई पर्सन इसकी फ्यूम्स को, नाइट्रिक एसिड की बॉटल को ओपन करने पे जो फ्यूम्स निकल रही हैं, जिसमें कि NO2 और NO जैसी बहुत ही डेंजरस गैसें हैं, उनको अगर कोई पर्सन इनहेल कर लेता है तो उसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है कि उसके श्वसन में उसको बहुत ही ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। और इनडायरेक्टली इरिटेंट पॉइजन जो होते हैं उसमें जो है इनडायरेक्टली पर्सन क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा पेन की वजह से शॉक में जा सकता है, वो मूर्छित हो सकता है, बेहोश हो सकता है। तो इनडायरेक्टली बेहोशी हो सकती है, और लोकली कैसा होता है? कोरेसिव होता है, या फिर श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। बात करें इसके डोज की, जो इसका फाटल डोज है, मतलब बहुत ज़्यादा जो खतरनाक, मतलब अगर ये 10 से 15 ml अगर कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड 10 से 15 ml अगर कोई पर्सन उसको जो है पी लेता है तो उस पर्सन की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। इसीलिए इस डोज को क्या कहते हैं? फाटल डोज। इस डोज को क्या कहते हैं? फाटल डोज। फाटल का मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर जो है खुराक। कितनी होती है? 10 से 15 ml। और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में कितनी होती है? सल्फ्यूरिक एसिड के केस में वो होती है 5 से 10 ml। किसके केस में? H2SO4 के केस में। इसका फाटल पीरियड क्या है? तो इसका जो फाटल पीरियड है कि कितनी देर में ये जो है इसकी वजह से डेथ हो सकती है, तो वो 10 से मतलब वो कितना है? 12 से 24 घंटे या उससे ज़्यादा समय में क्या हो सकता है कि अगर किसी पर्सन ने 10 से 15 ml से भी ज़्यादा कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड पी लिया हुआ है तो उस पर्सन की डेथ हो सकती है 12 से 24 घंटे में, या फिर उससे ज़्यादा समय लग सकता है उसकी डेथ में। बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग के साइन और सिम्टम्स होते हैं बर्निंग पेन इन माउथ, थ्रॉट, ईसोफेगस, स्टमक, स्प्रेडिंग ओवर द एब्डामन। मतलब पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, माउथ, मुंह से लेकर के गले में, ओइसोफेगस का मतलब हो गया कि उसकी भोजन की जो नली है, ग्रास नली जो है ओइसोफेगस, और उसके बाद फूड कहाँ पे जाता है? ओइसोफेगस के बाद फूड स्टमक में जाता है। तो माउथ में, थ्रॉट में, ओइसोफेगस में और स्टमक में क्या होता है कि बर्निंग पेन देखने को मिलता है, जो कि कहाँ तक जाता है? पूरे के पूरे एब्डोमेन में जो है, पेट में देखने को मिलता है। द टीथ आर येलोइश सरफेस कोटिंग। दांतों के ऊपर जेंथोप्रोटिक रिएक्शन, कंसनट्रेट HNO3 की वजह से जेंथोप्रोटिक रिएक्शन होने की वजह से दांत भी कैसे हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। बट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होते हैं? वो चालकी सफ़ेद रहते हैं। एंगल ऑफ माउथ, लिप्स, टंग, फिंगर्स आर येलोइश इन कलरेशन। अगर कहीं पर मतलब जैसे अगर किसी पर्सन ने नाइट्रिक एसिड पी लिया है तो उसका जो माउथ है वो जेंथोप्रोटिक रिएक्शन की वजह से माउथ के किनारे किनारे क्या हो जाएंगे? पीला हो जाएगा। उसके लिप्स पीले पड़ जाएंगे, उसकी जीभ पीली पड़ जाएगी, उसके जो फिंगर्स, उंगलियां हैं, उन सभी में जेंथोप्रोटिक रिएक्शन की वजह से पीला कलर देखने को मिलेगा। अगर ये स्किन पे पड़ जाए या कपड़ों पर पड़ जाए तो जेंथोप्रोटिक रिएक्शन की वजह से उन्हें भी क्या करता है? पीला कर देता है। वो सभी जो है येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कलर कोई भी हो, वो कौन सा कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? पीले रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अदर साइन एंड सिम्टम्स है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, डेस्पोनिया देखने को मिलता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है, और जो आवाज़ है वो भी क्या हो जाती है? हार्श एंड हस्की हो जाती है, कि मतलब जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाएगी। और हस्की का मतलब क्या है
कि मतलब बहुत क्लियर वॉइस सुनने को नहीं मिलेगी जिस पर्सन को नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग हुई है। वोमिटिंग ऑन ड्रिंकिंग, अगर पर्सन पानी पिएगा तो उसको क्या होगी, उसको वोमिटिंग होगी। जितना पानी पीता जाएगा उसके वजह से क्या होगा, उसको और ज़्यादा वोमिटिंग होती जाएगी। यूरिनेशन सप्रेस्ड हो जाएगा, मतलब कि जो यूरिन है, जो पेशाब की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यूरिनेशन सप्रेस्ड हो जाएगा। म्यूकस विथ अल्टर्ड ब्लड इन स्टूल, उसके एक्सक्रीटा में, उसके स्टूल में म्यूकस के साथ में हमें क्या देखने को मिल सकता है, ब्लड यानी कि खून के थक्के देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग की वजह से पर्सन की डेथ कैसे हो सकती है। तो उसकी जो डेथ है वो शॉक की वजह से, कि उस पेन की वजह से, बहुत ज़्यादा पेन की वजह से वो क्या हो सकता है, शॉक में जा सकता है, बेहोश हो सकता है। और परफोरेशन ऑफ स्टमक, इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है कि स्टमक में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट HNO3 की वजह से स्टमक में हमें होल देखने को मिल सकता है। पेरिटोनाइटिस देखने को मिल सकती है कि स्टमक में जाने के बाद अगर स्टमक में होल हो गया तो वो एसिड जो है लीक करके आसपास के टिश्यूज़ को डैमेज करेगा, कोगुलेशन नेक्रोसिस कराएगा, डैमेज करेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो इन सब के वजह, इस स्वेलिंग को ही हम क्या कहते हैं, पेरिटोनाइटिस कहते हैं। पेरिटोनाइटिस की वजह से भी पर्सन की डेथ हो सकती है। लैरेंजियल स्पाज्म, जब एसिड गले के अंदर जाएगा तो उसकी जो लैरिंग्स होंगी वो डैमेज होंगी, उनमें अकड़न हो जाएगी। किसके वजह से, एसिड को निगलने की वजह से या फिर वोमिटिंग की वजह से। अगर एसिड उसके लैरिंग्स तक पहुंचा है, तब जैसे उसने पिया तो डायरेक्ट अगर नीचे चला गया, बट जब वो वोमिटिंग करने लगा तो वोमिटिंग की वजह से काफ़ी देर तक उसका लैरिंग्स उस एसिड के कांटेक्ट में रहा, तो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करने का मौका मिल गया। तो इसकी वजह से लैरेंजियल स्पाज्म देखने को मिलता है, पूरे गले में स्वेलिंग आ जाएगी, पर्सन को निगलने में, घूंटने में क्या होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। किसकी वजह से, इन्हेलेशन ऑफ वेपर की वजह से भी जो है नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इन सभी रीज़न की वजह से, शॉक की वजह से, परफोरेशन ऑफ स्टमक की वजह से, पेरिटोनाइटिस की वजह से, लैरेंजियल स्पाज्म की वजह से या वेपर को इनहेल करने की वजह से पर्सन की नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग में डेथ हो सकती है। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग के केस में हम कभी भी गैस्ट्रिक लेवल्स या फिर इमेटिक्स का यूज नहीं करते। सेम सल्फ्यूरिक एसिड की तरह यहाँ भी गैस्ट्रिक लेवल्स और इमेटिक्स का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि गैस्ट्रिक लेवल्स में क्या होगा कि जब पानी स्टमक के अंदर जाएगा वाश करते टाइम पे, धुलाई करते टाइम पे, तो वो क्या करेगा, वो एसिड के साथ जैसे पानी मिक्स होगा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से उसकी बर्निंग, उसका जो जलन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और भी दिक्कतें उसको हो सकती हैं। तो इसके वजह से गैस्ट्रिक लेवल्स का यूज़ नहीं करते और ना ही इमेटिक्स का यूज करते हैं। इमेटिक्स वो पदार्थ हैं जिनको खाने के बाद पर्सन को वोमिटिंग होती है, उल्टी का एहसास होता है कि मतलब उसको उल्टी हो जाए और वो सारा का सारा एसिड बाहर निकल आए, तो ऐसा नहीं होगा। वोमिटिंग की वजह से उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आसपास के मतलब पूरे के पूरे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको और भी ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाएगी जो उसकी वोमिटिंग है। पर्सन को डेमोलिशेंट देना चाहिए, मिल्क, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, एग वाइट, अंडे की सफ़ेदी, उसको पिघला हुआ मक्खन या फिर उसको स्टार्च वाटर देना चाहिए। इन सब से उसको राहत मिलेगी। और मिल्क और तेल या फिर जो एग वाइट है, अंडे की जो सफ़ेदी है, वो स्टमक में लाइन बना लेगा और इसोफेगस के किनारे किनारे लाइन बना लेगा, तो एसिड से और ज़्यादा जो डैमेज होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा, जो कि एक कोरेसिव पॉइज़न है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा से देखिए, रिवाइज करिए, मेन पॉइंट्स को जो है नोट करिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।